और बात करते हैं यूसीसी की, जिसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तराखंड में लागू कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में यूसीसी उत्तराखंड के जरिए पूरे देश भर के अंदर लागू होगा? क्या वाकई में ये लिटमस टेस्ट जिसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तराखंड में लागू करके सिर्फ ये जानने की कोशिश की गई कि इसको अगर पूरे देश भर के अंदर लागू किया जाएगा तो इसके सुखद परिणाम क्या होंगे और इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, जिनको लेकर मंथन किया जा सके। लेकिन क्या वाकई में उत्तराखंड के बाद एक एक करके बीजेपी शासित प्रदेश इस मसौदे, इस ड्राफ्ट जो अब कानून का रूप उत्तराखंड में ले चुका है, उसको अपने अपने प्रदेशों के अंदर भी लागू करेंगे? और क्या आने वाले 1 या 2 साल में जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनमें आपको यूसीसी नजर आएगा? यूसीसी क्या वोट बैंक को ध्यान में रखकर ड्राफ्ट करके उसको लागू किया गया है, या फिर सोशली स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर? आज बात इसी मुद्दे पर। यूसीसी क्या वाकई में लिटमस टेस्ट के तौर पर सफल हो चुका है और देश के अलग अलग हिस्सों में भी इसके लागू करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्या वाकई में इससे ट्रिपल तलाक रुक जाएगा? क्या वाकई में इससे लिव इन रिलेशनशिप रुक जाएगा? क्या वाकई में इससे घर में बेटियों को वो अधिकार मिल जाएगा संपत्ति के अंदर जो शायद अभी भी था, लेकिन बेटियां चाहती नहीं थी कि उसको ले, और इसलिए वो अपनी स्वेच्छा से हस्ताक्षर करके भाइयों को दे देती थी, क्योंकि बहुत से ऐसे रिचुअल हैं जिनमें वो रिलेशन बहुत काम आता है। तो क्या वो सब खत्म हो जाएगा? सवाल इन सब के बीच में यह भी है कि क्या बहु विवाह रुक जाएगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय बहला जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जामनी जी और मुस्लिम स्कॉलर मोहसिन रशीद जी। शुरुआत करना चाहेंगे संजय बहला जी आपके साथ। जरा बताइए, इस ड्राफ्ट को क्या वाकई में माना जाए कि उत्तराखंड तो शुरुआत है, पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा? और क्या सेंट्रिक नहीं होना चाहिए कि भाई केंद्र लागू करे, पूरे प्रदेशों में अपने आप लागू हो जाए? विजेंद्र जी, निसंदेह जो यूसीसी का आज कानून उत्तराखंड की तरफ से आया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जैसा कि अपने संविधान जो है उसके अंदर भाग शुरुआत में जब हमारे संविधान निर्माताओं BR अम्बेडकर साहब और जो भी जितने भी टीम सदस्य थे, उन्होंने ये परिकल्पना तो उस वक्त आज़ादी के टाइम ही संविधान के दौरान ही कर ली थी। उस वक्त भाग 22 थे इसके अंदर संविधान के, और भाग 4 के अंदर आर्टिकल 44 के अंदर इसी कल्पना को साकार कर दिया था। और हर राज्य को उस वक्त ये कह दिया गया था कि कहीं नागरिकता के नाम पर या समान नागरिकता या उनके अधिकारों के साथ कहीं कोई भी वो ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे, चूंकि अपने एक देश के अंदर थोड़ी एक ये कमजोरी है, जब भी कोई सुधारात्मक रूप से कानून आता है तो हम लोग उसको कुछ पार्टी विरोधियों के अनुसार या पॉलिटिकल नज़रिए से या धार्मिक चश्मे या एंगल से उसके अंदर कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। निसंदेह बहुत अच्छी हिम्मत की है उत्तराखंड सरकार ने। समय समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से भी विभिन्न मामलों के अंदर ये पूछा केंद्र सरकार से कि भाई यूसीसी के मामले में आपके क्या क्या विचार हैं, क्या नहीं है। इसके अंदर जैसे अब ये यूसीसी कानून है, विवाह, तलाक, भरण पोषण, दत्तक या गोद लेना या और जो भी है सामाजिक कानून है। और सामाजिक कानून है, चूंकि अब ये आज एक शुरुआत हुई है तो ये पूरे देश के अंदर समय के अनुसार सब जगह इसके अच्छे परिणाम मैं ये मानूं कि भाई अब जो भी कानून लागू होंगे आगे वो राज्यवार होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होंगे। अब अपने हिसाब से राज्य कर ले जो करना है, राज्य कर ले। दूसरी बात, राज्य एग्री कर रहे हैं? नहीं, मैं ये एग्री नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ संविधान ने राज्यों को ये कहा था। अगर संविधान में बाकायदा इसकी रूपरेखा तैयार की गई और संवैधानिक तौर पर यह सब किया गया तो संविधान में संशोधन का अधिकार तो सेंटर को है, सेंटर को। और वैसे भी इसका पूरा जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल है ना सर? हाँ, यूनिवर्सल। उत्तराखंड तो नहीं है, उत्तराखंड नहीं है तो यूनिवर्सल क्यों नहीं? लेकिन वो जो भाग 4 के अंदर आर्टिकल 44 है उसके अंदर राज्यों को अधिकार दिए गए थे। राज्य को यह अधिकार दिए गए थे किसी नागरिक से धार्मिक
पंथ या अन्य किसी तरीके से कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए। उनके समान अधिकारों की तरफ ये अग्रसर हो सकेंगे। राज्य अपने कानून बनाकर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर सेंटर इसको लागू कर देता तो स्टेट के अंदर भिन्नताएं आ जाती, ऐसा हो जाता। ऐसा केंद्र सरकार भी इस ओर, ये जो मतलब जमीनी जी केंद्र सरकार भी इस ओर अग्रसर है। जो कहा गया इसको पायलट प्रोजेक्ट नाम दिया हमने। आपको लग रहा है कि एक लिटमस टेस्ट है जिसमें एक चेक किया जाए कि भाई कितने किस तरीके के रिएक्शन आते हैं, उसके बाद फिर आगे देखा जाए, क्योंकि उत्तराखंड ने वाकई में एक सराहनीय पहल की है, लेकिन ये तो देश से लागू होता तो सारे प्रदेशों में हो जाता, फिर क्या फर्क पड़ता कौन सा बीजेपी का, कौन सा कांग्रेस का या कोई अदर पार्टी का स्टेट। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटिशर ने डिवाइड एंड रूल की जो थ्योरी अपनाई थी, जो अंग्रेजों के एक कुचक्र था कि भारत को हिंदू और मुस्लिम में कैसे बांटे, 1937 में शरीयत एक्ट की धारा 2 में इन्होंने 8 मैटर लिख के दी, और उसके तहत उसमें शादी, तलाक, वक़्फ़, अक्सपा, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, एनक्लोजमेंट और मेहर की राशि, जो कानून सख्त थे उनको छोड़ दिया कि अगर चोरी करोगे तो शरीयत में हाथ काट देंगे, अगर मर्डर करोगे तो आपको फांसी से लटका देंगे। लेकिन ये जो मीठा मीठा गप, गोरा गोरा थुप, काला काला, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रिमिनल लॉ को हटा दिया, और कहीं न कहीं ये पर्सनल लाज स्वयं विधि बन गई। 1937 से बीमारी चली आ रही है। सरकार 1937 के इस एक्ट को अगर रिप्लेस कर दे, देश में या उत्तराखंड में? पूरे देश में, ठीक, ये पूरे देश में चल रही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंट्रल एक्ट है, और इस सेंट्रल एक्ट को अगर स्टेट एक्ट यूसीसी जो अभी वकील साहब ने बताया उसमें बना सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मोहम्मद साहब ने भी गोद में लिया था बच्चा, बाद में उन्होंने कहा कि अडॉप्शन की जगह एनक्लोजमेंट होना चाहिए, वो शरीयत में आ गया। तो तमाम चीजों का आप स्टडी करेंगे तो ये अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तान को कभी एक नहीं होने के लिए, हिंदुस्तान को हमेशा हिंदू और मुस्लिमों में बांटने के लिए एक चाल थी। अच्छा, और हिंदुस्तान को या उत्तराखंड को सर? नहीं, पूरे हिंदुस्तान को। पूरे हिंदुस्तान, जी ठीक। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि उत्तराखंड से इसको शुरुआत हुई है, लेकिन अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि क्या अब मुस्लिम महिलाओं को हलाला से मुक्ति मिल जाएगी, क्या अब 3 तलाक से मुक्ति मिल जाएगी, क्या अब 4 विवाहों से मुक्ति मिल जाएगी। ये एक लिटमस टेस्ट होगा। अगर इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो नरेंद्र मोदी की इस सदी की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। जो सपना कभी पुष्कर धामी की नहीं, पुष्कर धामी की नहीं, क्योंकि पुष्कर धामी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस कंसेप्ट को सबसे पहले जो बीजेपी का कोर कमेटी है उसने इस यूसीसी का प्रोजेक्ट लेके आए। सबसे पहले जो बीजेपी की कोर कमेटी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस फाइनल किया कि इस देश को समान नागरिक संहिता की दरकार है, और उस दरकार को लेकर कहीं न कहीं पहली बार, सर उत्तराखंड को नहीं, उत्तराखंड का अपना एक हिस्सा है। मैं इसलिए बार-बार उत्तराखंड को देखिए देवभूमि है, और अगर देवभूमि में सक्सेस हो जाता है तो निश्चित रूप से बीजेपी का जो कोर सिलेबस है उसके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, उत्तराखंड के अंदर तो ये सक्सेस हो जाएगा, कोई किंतु परंतु होता नहीं कानून को लेकर, एक बार कानून पारित हो जाए तो इसको स्टेट वाइज लागू किया जाएगा सेंटर से? देखिए, स्टेट वाइज ही लागू किया जाएगा, लेकिन सेंट्रल चाहे तो एक बार में, क्योंकि ये इतना बड़ा एक्ट नहीं कि इसको विधान लोकसभा में लाएं और इसको हटा दिया जाए, जो 37 की धारा 2 है, तो एक दिन में लागू हो जाएगा पूरे देश। ठीक है। और कांग्रेस मोहसिन रशीद भाई हमारे साथ हैं। मोहसिन भाई, मैं सवाल नहीं करूंगा, पहले पूछना चाहूंगा उत्तराखंड के अंदर जो यूसीसी लागू हुआ उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सवाल बाद में। में एक कानून, एक निजाम हो, तो उससे बेचारे दलितों को क्यों अलग रखा जा रहा है? क्या दलितों को हम नहीं चाहते कि देश के एक कानून, एक संविधान के हिसाब से चले? तो उनके साथ सबसे बड़ी जो जुल्म ज्यादती है वो तो दलितों के साथ कर रहे हैं। उसके बाद मुस्लिम महिलाओं की तो बहुत परवाह है, बेचारी दलित महिलाओं की परवाह नहीं है। देहरादून के ही एक एरिया में पॉली एंट्री हो रही है, एक औरत को 5-5 आदमी उससे शादी कर रहे हैं, तो उनकी भी परवाह करिए भाई थोड़ा सा। आपके देहरादून की ही बात कर रहा हूं मैं। तो ये इसे यूसीसी कहना बंद कीजिए। हाँ, अगर चाइल्ड मैरिज रुकती है, ट्राइबल्स में भी रुके, हर जगह रुके, बहुत अच्छी बात है, उसका वेलकम करना चाहिए। अगर दहेज प्रथा रुकती है तो उसका भी वेलकम करना चाहिए। अगर कहीं पर इस्लाम में वैसे हलाला एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर फिर भी कोई गलत लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, इसको सामने कर रहे हैं, वो भी रुकना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसे यूसीसी मत कीजिए, मत कहिए जब तक ये पूरे नेशन के लिए नहीं हो रहा। तो ठीक है, मैं आपकी बात को पूरा कर लेता हूं भाई। उत्तराखंड कॉमन सिविल कोड जो है उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है? अगर आपने सही कहा कि भाई हलाला अगर रुक रहा है तो रुकना चाहिए, बहु विवाह अगर रुक रहा है तो रुकना चाहिए,
सही है ना सर? ट्रिपल तलाक अगर रुक रहा है तो रुकना चाहिए। देखिए, ट्रिपल तलाक तो पहले कानून आ चुका। अगर अब बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक इससे रुकेगा, तो वो पहला वाला था वो जीरो था क्या? दूसरी बात ये कि इसमें जो मुझे आपत्ति है वो आपत्ति है जो ये लोग लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज कर रहे हैं। कल बीजेपी के एक प्रवक्ता बैठे हुए थे मेरे साथ एक डिबेट में, वो ऑन एयर कह रहे हैं लाइव डिबेट में कि अगर 18 साल से ज्यादा उम्र के लड़का लड़की अपनी मर्जी से एक साथ रहना चाहते हैं, बिना शादी के बच्चे पैदा करना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो कहां गई हमारी देश की सनातन संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति, कहां गई वो चीज? जरा मोहसिन भाई, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई अभी तक भी तो रह ही रहे हैं, लेकिन किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इससे उन पर मोरली प्रेशर होगा कि भाई अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेकर कोई लिव इन में नहीं रहता है, क्योंकि उसमें फैमिली परमिशन लेनी पड़ेगी। आपकी बात आप समझ रहे हैं? तो ये मोरली प्रेशर है। मैं इस पर नहीं कहूंगा किसने क्या टिप्पणी की, लेकिन मैं इसका एक सुखद पहलू बता रहा हूं। मैं आपका दुखद पहलू बताता हूं। एक काम पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये अच्छा है या गलत है। अगर वो गलत है तो फिर आप उसे लीगलाइज करने के तरीके नहीं बता सकते। आपको हमेशा बताना पड़ेगा कि ये गलत काम है। जैसे एक आदमी है, उसके पास खाने को पैसे नहीं है और उसने चोरी कर ली, तो उसे चोरी की सजा मिलेगी। उसके साथ आप एक पहलू रख सकते हो कि यार बेचारा मजबूर था, लेकिन उससे लीगलाइज नहीं कर सकते। ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप एक अच्छा काम नहीं है। ठीक है, आपका लॉजिकल पॉइंट है। मैं इस पर संजय महिला जी से रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले आरसी चौधरी जी। भाई इसमें तो कोई दो राय नहीं कि एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक पहचान और एक कानून होना ही चाहिए। विजेंद्र जी, जो आपने बात कही, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है, एक विधान एक संविधान। जहां बलिदान हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तमाम सब बातों का ये जो नारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम लगातार सुनते रहे हैं। लेकिन आज इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो चर्चा कर रहे हैं, जिसमें समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, ना तो इसमें नागरिकता का अधिकार राज्यों को है जो केंद्र की सरकार और देश के तमाम लोगों के लिए है। डबल इंजन की सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात पे प्रतिबद्ध है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, तो केंद्र की सरकार से लागू करना चाहिए था। एक राज्य से ट्रायल प्रोजेक्ट के तौर पे क्यों हो? क्योंकि उस उत्तराखंड के अंदर जोशी मठ का मुद्दा है, जहां पे जो पहाड़ हैं वो दरक रहे हैं, जहां पे जो धार्मिक स्थल हैं वो खतरे के निशान पे, प्राकृतिक जो पर्यावरण है वो बहुत से मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है। लेकिन यूसीसी लाके अगर उनसे डाइवर्ट कर दिया जाए, जिसको पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की जनता ने नकार दिया और चुनाव में हरा दिया और वो लेके आए, कोई इसकी प्रशंसा कर सकता होगा। लेकिन हम सब एक दायरे में बंधे हुए, एक संविधान के दायरे में बंधे हुए। इस संविधान से हम कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता, किसी भी राजनीतिक दल का हो। यहाँ पे विधिवेता है संजय महिला जी, उन्होंने बात कही कि इसका स्वागत करना चाहिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर, जिसमें 36 से लेकर 51 तक जो राज्यों को अधिसूचित किया गया है संविधान के अंदर, जहां पे 44वां आर्टिकल ये कह रहा है कि यूसीसी की तरफ हम बढ़ेंगे, राज्यों को ये प्रयास करना है। इस प्रयास के साथ साथ में जो विधि आयोग की जो रिपोर्ट आई है, जिस 22वें विधि आयोग ने लोगों के बीच में अपने सुझाव मांगे, कितने लोगों ने सुझाव दिए और उस विधि आयोग ने यह कहा कि अभी इसकी जरूरी नहीं है तुरंत रूप से लागू करने की। जो देश की संसद में संसदीय कमेटी का, जिसको केंद्र की सरकार का एजेंडा बता रहे हैं मितेश जमीनी जी, सुशील मोदी जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि इस देश के आदिवासियों के हितों का ख्याल रखना पड़ेगा। इसका मतलब वो सब नागरिकों के लिए तो नहीं लाना चाह रहे। इस देश की 8% जो आबादी है एसटी की, उसको उससे बाहर कर रहे। इसलिए मानसिकता जो आपने कहा कि क्या यह सामाजिक मुद्दा है, यह राजनीतिक, तो इसलिए लगता है कि यूसीसी तमाम नागरिकों की बात करती तो कहीं लगता कि वो लोगों के और समाज के लिए कर रही है, ये राजनीतिक मुद्दा लगता है। इस बात को छोड़ देते हैं। जिस विधिवेता ने 44 आर्टिकल की बात कही, उन्हीं को मैं आर्टिकल की भाषा में जवाब देना चाहता हूं कि जो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए, उस फंडामेंटल राइट्स के अंदर 25 से लेकर 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन की एक फ्रीडम है। उस फ्रीडम को क्या ये वॉयलेट नहीं करता? क्या एक राज्य का जो कानून है, जब नहीं, आप ये कह रहे हैं कि भाई हलाला होना चाहिए, धार्मिक है, उसमें कानून कुछ नहीं कर सकता। मैं अब ये कह रहे हैं, मैं जो आपसे कह रहा हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, ये आप और मैं नहीं कह रहे, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, फंडामेंटल राइट्स कह रहे हैं। 25 से 28 तक जो राइट्स हैं, क्या अगर सुप्रीम कोर्ट में ये जाएगा तो क्या स्टे कर पाएगा? क्या जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तक ये पहुंचे थे? लेकिन इन्हें चर्चा करना है, को मानना, स्वीकार करना, उसका प्रचार प्रसार करना, इसकी स्वतंत्रता है। धर्म के नाम पर शोषण करना नहीं है। विजेंद्र जी, सुन लीजिए, हलाला का इसमें कोई मुद्दा नहीं है, हलाला का इसमें कोई मुद्दा नहीं है।
ये नागरिकों की चर्चा हो रही है, बहुविवाह को आप सही एक व्यक्ति मानते को हैं, चर्चा गलत करने की मानते जरूरत नहीं हैं? है, बहुविवाह ये को सही या नागरिकों की गलत चर्चा। मानते मैं हैं? कह रहा हूं हाँ, बहुविवाह अगर सही नहीं है तो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री ने बहुविवाह कर रहा है, बाबूलाल खराड़ी जी ने सबसे पहले अपने ऊपर लागू करते हैं ना, ये क्यों ये चीजें कर रहे हैं? अगर इनकी सोच ये होती, और जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये बात करते हैं, जब हिंदू कोड बिल लाया गया था तो सबसे पहले उन्होंने ही इसका विरोध किया था, तब प्रोग्रेसिव दिमाग कहां पे था? जब महिलाओं को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ में जब चर्चा हुई तब सबसे पहले इन्होंने विरोध किया और इस बिल को नहीं लाने दिया, और डॉक्टर अंबेडकर को अपने कानून मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा, इसलिए ये विरोध वर्तमान की करने वाले बात तब कीजिए ना, कहां पे थे? कितनी बार तो कांग्रेस ने भी कानूनों को पलटा है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक सुधारात्मक कानून को लागू किया जा रहा है तो हम क्यों इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं? अगर वर्तमान के जरिए भविष्य अच्छा हो रहा है तो स्वागत होना चाहिए। देखिए विजेंद्र जी, आप ठीक करें, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इस देश के संविधान की जो रचयिता हैं डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश की विविधता को जश्न किया है। दुनिया ने इस देश की विविधता को एकता के तौर पे देख के ताकत माना है, और यही डाइवर्सिटी है जो इस देश की ताकत रही है। मैं देखिए, सुन माफी लीजिए, के साथ मैं फिर कहूं कह रहा भाई, हूं। विविधता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का शोषण करते रहें, ये विविधता नहीं हो सकती। अगर विविधता नहीं संजय हो सकती, महिला मैं जी, आपकी बात मान लेता हूं, ठीक। बीजेपी का संजय प्रवक्ता महिला होता है, जी, जवाब देते हैं केंद्र की सरकार संजय क्यों महिला नहीं ले जी, आई? जी भाई, दशकों से थी और फ्री की सरकार रही थी केंद्र में, क्यों मोहसिन नहीं लेके रशीद यहाँ ने एक पे अच्छा पूछना चाहते हैं? सवाल उठाया कि भाई पहले तय होना चाहिए कि लिव इन रिलेशनशिप कि जो बालिग हो गए हैं बिना शादी के, बिना निकाह के एक साथ रहें और वो बच्चा भी पैदा करें, ये लीगल है या इलीगल है, पहले तो ये तय हो। सर विजेंद्र जी, इसके अंदर जो ये जो कानून यूसीसी का बना है, इसके अंदर जो आप ये बता रहे हैं कि साहब पहले लिव इन में रह रहे हैं, उसके बाद में ये कोई भी कानून जब इम्प्लीमेंट होता है उस वक्त बहुत कड़े परिश्रम के साथ में लो एक्सपर्ट, विधि विशेषज्ञ, देश के संविधान, वहाँ के पूर्व में प्रचलित कानून, भेदभाव, इन सारी चीज़ों को देखकर और जो वहाँ का वर्तमान की स्थिति को देखते हुए कि वहाँ पर कितना भेदभाव है, कितना क्या है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए इम्प्लीमेंट करते हैं। भाई अपने देश के अंदर शादी के लिए एक निर्धारित उम्र है, बिल्कुल है ना सर? हाँ, लिव इन रिलेशनशिप के लिए क्या निर्धारित उम्र है? लिव इन रिलेशन के लिए कोई निर्धारित नहीं। लिव इन रिलेशनशिप कानून अपराध है या नहीं है? कानूनन अपराध है या नहीं? लेकिन बिना शादी के साथ रहना, बिना शादी के रिलेशन में आना, बिना शादी के बच्चे पैदा करना, मैं जानना चाह रहा हूं कि लीगल है या इलीगल है? क्योंकि अगर हम यूसीसी में जाएंगे तो वो कह रहे हैं कि आप रजिस्टर कीजिए और अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसकी कस्टडी की जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। कस्टडी अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि भाई वो लीगल कह रहे हैं है ना, उसके लीगल भी एस्पेक्ट इन्होंने तय किए हैं कि किसके अधिकार कहां पर किस तरीके से होंगे। मान लो लिव इन के अंदर बच्चा हुआ है और तो उसके संपत्ति से संबंधित उसके कस्टोडियल सारी चीजें। विजेंद्र जी एक और बात उसके पूछिए अंदर कि बिना शादी के बच्चे पैदा करना 19 साल की हाँ, मैं लड़की वही और पूछ 22 रहा साल हूं। के लड़के के लिए लीगल है मोहसिन या भाई नहीं? वही पूछ रहा हूं मैं। ये उसका भाई, समर्थन एक करते लॉजिकल हैं सवाल है, नहीं? उसमें बस कुछ इतनी ऐसा सी नहीं बात पूछ है। दीजिए। भाई आगे आगे तो फिर ये होगा कि वो जवाब तो दो लीजिए। बालिग कहेंगे कि भाई हम साथ में रह रहे हैं, ये लीजिए हमारा लेटर, आप परमिशन दे दीजिए, हम रह रहे हैं। लेकिन फिर तो शादी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। नहीं, शादी का तो कंसेप्ट खत्म नहीं होगा। उसके अंदर सारे अधिकार अलग अलग नजरिए से तय हुए हैं इसके अंदर। उसके अंदर जैसे जैसे ये है कि भेदभाव खत्म करते हुए उनके जो लीगल राइट्स है वो वहाँ की सरकार नहीं समझ पा रहा। मतलब जमीनी जी भाई आप समझा पाएंगे इसको, क्योंकि मैं यहां तक तो एग्री हूं कि जिसकी भी शादी हुई है, इसमें शायद ये भी मेंशन है कि 2010 के बाद जिसकी शादी हुई है उन सबको बाकायदा कोर्ट के अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा, और तलाक भी अगर होगा तो वो कोर्ट के माध्यम से ही होगा, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। आई एग्री विद इट। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप ये लीगल है या इलीगल है? देखिए, ये लीगल इलीगल ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आरसी चौधरी जी ने उठाई कि सेंट्रल इसको लागू कर देता तो सब में लागू हो जाता, लेकिन कहीं एक अच्छी पहल हुई है। जो शरीयत साहबानु प्रकरण हुआ, साहबानु प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये गए, तो कहीं यूसीसी के खिलाफ भी कांग्रेस उतरेगी या नहीं? क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है कि कल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परंपरा, सनातन परंपरा महाकुंभ, जिसमें 15 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं, उस पर एक ऐसी टिप्पणी की है जो सनातनियों को चुभ रही है। तो कहीं न कहीं अब क्या आप कांग्रेस अपने मूल जो प्रोजेक्ट है उसकी तरफ जा रही है और कांग्रेस को इसके लिए बाध्य कर दिया है। अब इसका इससे क्या लेना देना है? देखिए, लेना देना इसलिए है
कि जिस अंदाज में ये कह रहे हैं कि सेंट्रल को लेना चाहिए, यूसीसी में जब एक्ट में 44 में है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं ये नहीं कहता कि उसमें संशोधन नहीं हो सकता। संशोधनों की शुरुआत कांग्रेस ने ही की है, जो संविधान में संशोधनों की। अगर पुष्कर धामी ने कदम उठाया है तो उस कदम की जो पॉजिटिविटी है वो समाज के सामने आनी चाहिए। सब वेलकम कर रहे हैं, उस पे कौन इनकार कर रहा है? नहीं, इनकार कर रहे हैं ना, आरसी चौधरी जी कह रहे हैं सेंट्रल को करना चाहिए था, इन्होंने गलत कर दिया। तो वो एक सुझाव दे रहे हैं ना, क्या गलत है? सेंटर करता तो सारी स्टेट में सब में लागू हो जाता, लेकिन एक बार रियल टेस्ट उनके राज्यों में भी हो जाता सर, जो इसके लिए कह रहे हैं। वो तो होगा नहीं इनके राज्यों में। तो क्यों नहीं होगा? अगर सेंटर करेगा तो वो ममता बनर्जी नहीं मान रही कई चीजें। सर स्टेट के मानने से क्या होता है अगर सेंटर किसी कानून को बनाएगा तो? नहीं, वो पॉजिटिविटी। मुझे, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, लेकिन इसको जरा स्पष्टीकरण दीजिए संजय महिला जी। अगर सेंटर किसी कानून को बना दे, क्या स्टेट के पास ये अधिकार है कि वो उसको मानने से इनकार कर दे? बिल्कुल, सेंटर का बनाया हुआ कानून सब जगह लागू होगा और इस दिशा के अंदर काफी टीमें काम कर रही हैं और जल्दी ही जो आप बता रहे हैं उसके संबंध में रिजल्ट परिणाम है, ठीक है, वो आशातीत है। मोहसिन, अब जरा बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई, क्योंकि एक अच्छी चीज है अगर कोई एक कानून किसी एक इलाके के अंदर अच्छे के लिए किया जा रहा है तो सबको वेलकम करना चाहिए और उसमें जो त्रुटियां हैं उसको संशोधित भी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कानून इतना कट्टर नहीं होता कि उसमें संशोधन ना किया जा सके। हाँ, अगर कुछ गलतियां हैं तो संशोधन होगा, लेकिन वेलकम तो होना चाहिए अच्छी चीज का। ठीक बात है, वाजिब बात है। मैं आप बोलिए, बोलिए। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को लीगल करने का वेलकम थोड़ी होगा। मैं दूसरी बात पे आता हूं, ये इस बात से सब भाग रहे हैं, मैं दूसरी बात पूछता हूं। आर्टिकल 44 की बार बार ये बात कह रहे हैं। आर्टिकल 44 कहता है कि सभी कास्ट, कम्युनिटीज, रिलीजन्स को एक साथ लेके यूनिफॉर्मिटी आएगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, देहरादून में ही एक औरत अगर सबसे बड़े भाई से शादी कर लेती है तो उसके नीचे के जितने भी 4-5 भाई हैं वो सब उसके मियां बन जाते हैं, उसकी बीवी बन जाती हैं। एक औरत 4-4 आदमियों से शादी कर रही है, उनके लिए क्या वो भी सही है? उन्हें नहीं छेड़ेंगे? ये हलाला और इद्दत और वो सब तो चलिए, ये चीज सही है? ये चाहते हैं ये होता रहे, एक औरत 5-5 आदमियों की बीवी बनती रहे? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, और मुझे लगता है कि इस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि अगर 20 अच्छे काम किए गए हैं तो उसको वेलकम करना चाहिए और उसके साथ सजेशन होने चाहिए कि भाई आप ये भी कीजिए, इसकी भी जरूरत है। मोहसिन भाई शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिथिलेश जी आपका भी शुक्रिया, संजय महिला जी और आरसी चौधरी जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तराखंड के अंदर यूसीसी को लागू किया गया, इसके जो अच्छे आयाम हैं उसका वेलकम होना चाहिए और जिस पर अभी भी मंथन की जरूरत है। हम मानकर चल रहे हैं कि जैसे जैसे केसेस आएंगे उन पर मंथन होगा और हर एक कानून संशोधन के जरिए और मजबूत होता है, यह भी मजबूत होगा और शायद वो दिन भी आएगा जब एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक कानून सबके लिए होगा।